नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जो प्यार दिखाया, जो सपोर्ट दिखाया मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज की क्राइम की जो कहानी है, वो कई मामलों में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये जो भारत में कई सारी जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलता है, उसको भी ये बस्ट करता है। मतलब उसको भी उजागर करता है कि कैसे धर्म और जात के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। आपने मेरा वीडियो का थंबनेल देखा होगा। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की। अलीगढ़ में रहने वाली लड़की परवेश नाम की थी। सन 2015 में जब वो तकरीबन 17 साल की थी, तो एक दिन वो अपने घर से निकलती है और पास में स्थित शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने और जल चढ़ाने जाती है। अमूमन ये देखा गया है कि सनातन मान्यता में भगवान का जो श्रृंगार होता है, उनको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। तो लड़कियां भी सोमवार का, जैसे अभी सीज़न चल रहा है और सावन का महीना आ गया है, तो लड़के लड़कियां शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पित करते हैं और उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। अपनी अपनी धारणा है और सबके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हमको उनकी कद्र करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो परवेश नाम की लड़की थी, अलीगढ़ की निवासी। 17 फरवरी 2015 में वो पास के मंदिर में जल चढ़ाने जाती। आधा घंटा का रास्ता था आने जाने का मिला के। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे करके 12 घंटे बीत जाते हैं। अब परवेश के माता पिता, बाकी परिवारजन काफ़ी चिंतित होते हैं। अगल बगल के एरिया में उसको ढूंढते हैं, सर्चिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या उनकी बेटी को किसी ने देखा है। तो अलीगढ़ के उस एरिया में भी क्राइम होते थे। तो अमूमन जब कोई लड़की गायब होती है तो माता पिता को कई तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। अगल बगल वालों के दिमाग में भी गलत बातें चलती हैं और आदमी ऐसे वक्त में, ऐसे मुसीबत के वक्त में गलत सोचता है। धीरे धीरे करके 24 घंटे बीत गए। जब बिटिया घर नहीं आती तो लड़की के माँ बाप पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब भारत देश में कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ की पुलिस बहुत इंटेलिजेंट वे से काम करती है और जो मुजरिम होता है उसको पकड़ लेती है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लापरवाही भी बरती जाती है और ख़ास करके ये वो केसेस होते हैं जो हाई प्रोफाइल नहीं होते। तो इसमें सबूत को सही से ना कलेक्ट करना, गवाहों की सही तरीके से गवाही ना लेना, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पुलिस ने पहले ये बताया कि शायद आपकी लड़की का किसी से चक्कर हो, वो चली गई हो, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, वो वापस आ जाएगी। और रिपोर्ट लिख ली और अपनी जो प्रारंभिक जांच होती है वो करना स्टार्ट कर दिया। अब पुलिस जांच कर रही थी। 24 घंटे बीतने के बाद पुलिस के पास रिपोर्ट गई, यानी 18 फरवरी 2015 को पुलिस अपनी जांच में जुट गई। अलग अलग जगहों से तथ्य और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके 1 महीने से ऊपर बीत गया। अब तारीख आती है 24 मार्च 2015। आगरा पुलिस स्टेशन के पास एक लाश मिलती है। अब वहाँ की पुलिस जो होती है वो इंक्वायरी करती है क्या कोई मिसिंग लड़की की रिपोर्ट लिखाई गई है इधर बीच 1 महीने में, जिसका हुलिया मैच करता हो, कद, वेट और रंग मैच करता हो। तो पता चलता है कि अलीगढ़ में एक परवेश नाम की लड़की थी। उसकी मिसिंग रिपोर्ट आज से ठीक 1 महीना 6 दिन पहले लिखवाई गई थी और शायद ये जो लाश मिली है पुलिस को, आगरा पुलिस को, ये शायद उसी लड़की की हो सकती है। आगरा पुलिस अलीगढ़ पुलिस को फ़ोन करती है, सारी जो चीज़ें हुई होती हैं,
लाश मिली होती है उसका हुलिया बताती है। और फिर अलीगढ़ की पुलिस जो होती है परवेश के माता पिता को लेके लाश की शिनाख्त कराने, आइडेंटिफाई करने की ये डेड बॉडी किसकी है, लेके उस लोकेशन पर पहुंचती है जो आगरा में थी। परवेश के माँ और बाप जो थे जब लाश को देखते हैं तो पहले तो रोने लगते हैं, फिर बाद में दुख, दर्द, पीड़ा जो वो मोमेंट होता है जिस पे गुजरती है वही जानता है। फिर बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये हमारी ही बेटी है। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि ये लाश परवेश की है। अब पुलिस को ये जानना था कि मोटिव क्या है और किसने इसका कत्ल किया है। पुलिस अपनी जांच में फिर जुट जाती है, मुखबिरों से, अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है। 6 अप्रैल 2015 को, तकरीबन 7 दिन बाद, परवेश के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी लड़की को किडनैप और मारने वाला और कोई नहीं, विष्णु गौतम नाम का एक लड़का, एक एससी लड़का देखा गया है कई बार परवेश के साथ मेले में। और कई लोगों ने कहा हाँ हमने भी उसको देखा है कई बार परवेश के साथ। तो पुलिस पहले उसके घर जाती है, विष्णु गौतम के, वहाँ उससे इंक्वायरी करती है। और क्योंकि परवेश गौतम इससे पहले भी लड़ाई झगड़े में फंस चुका था और कई सारे सीरियस लड़ाई में भी उसके ऊपर 1-2 बार केस चले थे और 2010 में उसको बेल मिली थी, तो पुलिस कार्रवाई थोड़ी करती है और विष्णु को अरेस्ट कर लेती है, चार्जशीट दायर करती है। और उसको जब अरेस्ट करती है तो उसकी माँ कहती है कि नहीं उस दिन तो ये मेरे साथ था, पर पुलिस इस बात को नकार देती है कि नहीं मेरे पास सबूत है। मृतक के माता पिता ने साफ साफ ये बोला है कि विष्णु गौतम ही उनकी लड़की को किडनैप कर ले गया और मार डाला। 31 सितंबर 2015 को पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट में सबमिट करती है। अब कोर्ट पहले उन सारी चीज़ों को देखता है और तब तक विष्णु गौतम को जेल हो जाती है। अब 6 महीने बीतते हैं, साल भर बीतते हैं, कोर्ट ट्रायल हो रहे होते हैं, कभी सबूत का अभाव होता है, कभी गवाह नहीं आते, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं। धीरे धीरे करके 2017 आ जाता है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। विष्णु गौतम जेल में थे। 11 अप्रैल 2017 को जमानत की अर्जी विष्णु गौतम के तौर से दी जाती है कोर्ट को और कोर्ट स्वीकार कर लेता है इस शर्त पे कि विष्णु गौतम ना ही तो मृतक के परिवार से मिलेंगे, ना ही किसी सबूत से छेड़छाड़ करेंगे, या ना ही बाकी गवाहों से किसी भी तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे। पर जब ये बात होती है तो इसी बीच मृतक के परिवार वाले, उनके वकील ये दलील रखते हैं कि जो कि ये केस अभी भी ट्रायल में है और विष्णु गौतम से परवेश के माता पिता को खतरा है, जान का खतरा है, तो इसकी जमानत खारिज कर दी जाए। अब इंडिया में जो लॉज हैं वो विमेन सेंट्रिक अधिक हैं, ये बात सबको पता है, डिस्कशन का मुद्दा भी है, और मेंस के लिए लॉज कम है। तो कोर्ट जो होती है विष्णु गौतम की जमानत खारिज कर देती है। अब पता चलता है कि भैया जमानत खारिज हो गई, 2 साल से पहले ही जेल में थे, अभी फिर जेल में वो रहेंगे। अब 2017 से 2022 आ चुका था, सब लोग अपने जीवन में व्यस्त थे, विष्णु गौतम जेल में थी, परवेश के माता पिता इस दुख के साथ जी रहे थे कि उनकी लड़की इस दुनिया में नहीं रही। इसी बीच एक दूसरी जगह अलीगढ़ से थोड़ी ही दूर है हाथरस, वहाँ पे उदय कृष्ण शास्त्री जो भगवत का पाठ करते थे, उनका एक सम्मेलन होता है, मतलब एक भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते थे, तो वो उन लोगों का टेंट लगता है, वहाँ पे भक्तगण आते हैं, उनको भगवत बताई जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है, तो वो कर रहे होते हैं। तो जब वो कर रहे होते हैं, उनकी काफ़ी सारी फॉलोइंग थी हाथरस में, तो कई पुरुष और महिलाएं आए थे। तो इसी बीच में वो देखते हैं कि दूर पे एक महिला बैठी है। उस महिला को वो देखते हैं तो उनको कुछ अजीब सा लगता है। वो 1-2 बार तिरछी निगाहों से उस महिला को देखते हैं। अब जिसने ये पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था,
उसको शास्त्री जी बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए और आप जरा मेरा मोबाइल ले आइए, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। अब शास्त्री जी ब्रेक लेते हैं, पंडाल में हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं। इसी बीच में पंडित जी सारी पब्लिक की एक वीडियो टाइप का बनाते हैं और 2-4 लोगों की फोटो खींचते हैं। तो जो उदय कृष्ण शास्त्री जी रहते हैं वो उस महिला की भी एक फोटो क्लिक कर लेते हैं और इस तरीके से क्लिक करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो उस महिला की फोटो क्लिक कर रहे हैं। अब कार्यक्रम समाप्त होता है, लोग प्रसाद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको उदय कृष्ण शास्त्री जी फिर से बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि फोटो दिखा के मोबाइल में कि ये महिला कौन है। तो वहाँ के लोग शास्त्री जी को ये बताते हैं कि ये एक 22-23 साल की महिला है, ये यहीं पास में रहती है, इसके पति हैं और 2 बच्चे हैं। बड़ा खुशहाल परिवार है, पति नौकरी करते हैं, महिला अपने दोनों बच्चों के साथ यहीं पीछे रहती है। शास्त्री जी और इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि ये पिछले 5 साल से इसी जगह पे है। और फिर शास्त्री जी पूछते हैं कि कैसा व्यवहार है इसका। तो ऑर्गेनाइजर बताता है कि मिलनसार हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, बच्चे हैं 2, ये लोग बड़े अच्छे किस्म के परिवार वाले व्यक्ति हैं, यहीं रहते हैं पिछले 5 साल से। अब शास्त्री जी को याद आता है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। जब दिमाग पे जोर डालते हैं तो उनको ये याद आता है कि इस लड़की की शक्ल 2015 में लापता हुई परवेश की शक्ल से मिलती जुलती है। अब ये बात उनको इसलिए याद थी, स्मरण थी, क्योंकि 2015 में परवेश और परवेश का परिवार शास्त्री जी के भजन सुनने जाया करते थे और शास्त्री जी उनके परिवार वालों को पर्सनली जानते थे, कई बार उनके घर में भी आना जाना हुआ था। और उस समय जब ये अलीगढ़ में ये महिला मतलब जो नाबालिग लड़की गायब हुई थी तो काफ़ी उस एरिया में लोग जान गए थे कि परवेश नाम की एक लड़की है जिसका कत्ल विष्णु गौतम नाम के लड़के ने किया है। तो सभी अधिकतर लोगों को पता था। तो अब शास्त्री जी के दिमाग में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि या ये वही लड़की है या उसकी हमशक्ल है, क्योंकि हमशक्ल होना भी कॉमन चीज़ है। थोड़ी दूर पे ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर व्यक्ति का 7 तरीके के लोग जो उसकी शक्ल से मिलते जुलते हैं होते हैं। तो शास्त्री जी अपने सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जरा पता करो कि वो कौन लड़का था जो इसके मर्डर में अंदर गया है जेल में, क्योंकि शास्त्री जी को कुछ संदेह हो रहा था। तो वो डायरेक्ट परवेश के घर में नहीं गए या उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो सेवकों ने ढूंढा ढांढा तो पता चला कि अलीगढ़ में एक महिला है, बूढ़ी महिला, जिसका इकलौता बेटा था विष्णु गौतम, और उसको जेल में बंद कर दिया गया है। और वो माँ अभी तक दर दर की ठोकरें खा रही है, सबूत जुटा रही है और लोगों को ये समझाना चाह रही है कि उसका बेटा निर्दोष है। उनकी माँ का नाम था सुनीता देवी। तो शास्त्री जी अपने सेवकों को ये आदेश देते हैं कि जाओ सुनीता देवी को यहाँ बुलाओ, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। सुनीता देवी जाती हैं तो स्वामी जी कहते हैं, सुनीता जी ये तस्वीर आप देख रही हैं, फ़ोन में वही फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि आप इस महिला को जानते हैं। इस पे सुनीता जी कहती हैं कि हाँ, ये तो वही लड़की है जिसके मर्डर के केस में मेरा बेटा पिछले 5 साल से जेल में है। अब शास्त्री जी को कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़की है, लेकिन उनके कहने या बोलने से तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। ये देश, भारत देश जो है संविधान पे चलता है, कानून पे चलता है और कानून सबूत मांगती है। तो शास्त्री जी सुनीता जी को लेके तब के एसएसपी के पास जाते हैं और उनको सारी बात, सारी घटनाक्रम बताते हैं और ये बताते हैं कि ये लड़की जिंदा है, जिसके मर्डर के केस में विष्णु गौतम नाम का लड़का जो एससी है वो पिछले 5 साल से जेल में है। अब पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और किसी को शक ना हो तो बड़ी सावधानी से, बहुत शांत तरीके से हाथरस भेजा जाता है। वहाँ इंक्वायरी की जाती है कि महिला कब से रहती है, इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसका पति क्या करता है, इसका क्या नाम है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आती हैं। उसने नाम बदल लिया था और
जब से वो गई थी तब 17 की थी और अभी उसकी उम्र 22-23 साल थी, तो सारी चीज़ें मैच कर रही थी। अब पुलिस 164 का मुकदमा लगाती है और अदालत से ये रिक्वेस्ट करती है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। मान लीजिए हम शक्ल हुई तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये वही लड़की है कि नहीं। तो इस पे बाद में उसने सब कबूल कर लिया, उस लड़की ने, कि हाँ मैं परवेश हूँ और मैं भागी थी वहाँ से। लेकिन अब सवाल कई सारे थे। सवाल ये था कि अगर ये परवेश है तो 24 मार्च 2015 को जो आगरा में लाश मिली थी वो किस लड़की की थी, और क्या उसके कत्ल के पीछे परवेश और परवेश के पति का हाथ है कि नहीं। तो ये चीज़ अभी कोर्ट में है, ट्रायल होता है। लेटेस्ट खबर के हिसाब से ये है कि परवेश चाहती थी कि सेटलमेंट हो जाए क्योंकि अब उसका भी परिवार है। लेकिन पुलिस अब भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब रही है कि वो लड़की जिसकी लाश मिली थी आगरा में वो किसकी है। दोस्तों, भारत देश में कानून व्यवस्था जो है उसमें कई सारे संशोधन की ज़रूरत है, कई सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें इवॉल्व होती हैं। पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, लापरवाही बरती, सबूत के अभाव थे, सारी उसकी गवाही भी पुलिस ली पर उस कौन विश्वास करता है, क्योंकि उसके पहले भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सही था, तो उसको जेल डाल दिया गया। और लोअर कोर्ट ने, सोचिए, लोअर कोर्ट ने बाकायदा उसको सज़ा सुना दी। तो ये कहानी थी एक ऐसे शास्त्री की, ऐसे पंडित की, ऐसे कथावाचक की, जिसने एक बेगुनाह को, जो पिछले 5 सालों से जेल की 4 कोठरी में था, उसको आज़ाद कराया और असली कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले को, षड्यंत्र बनाने वाले को सबके सामने ला दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर मेरा ये कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो वो भी आप मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आप बताइए। मैं आपके वैल्यूबल फीडबैक को बड़ा पॉजिटिव वे से लेता हूँ, आपकी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे से लेके अपने चैनल को, अपने वीडियोस को, अपनी वाणी को, अपने बोलने के और प्रेजेंटेशन के तरीके को इम्प्रूव करता हूँ। तो अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी ही मिलेंगे।